नमस्कार मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय है सहकारी बैंक। वस्तुतः जब कभी सहकारी बैंक की हम बात करते हैं तो इसके पीछे एक सुंदर, सुनियोजित और सुविकसित व्यवस्था की बात होती है, जो कि क्षेत्रीय स्तर पर लोगों द्वारा अपने लिए अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा और उससे प्राप्त होने वाली आय को लेकर की गई एक व्यवस्था है। परंतु पिछले 20-25 सालों में जिस तरीके से सहकारिता आंदोलन पर राजनीति ने दबाव बनाया है, राजनीतिज्ञों ने इसको अपनी कमाई का स्रोत बनाया है, उसको लेकर के जो विषमताएं उत्पन्न हुई हैं वो कहीं किसी से छुपी नहीं है। पिछले 6 महीने में एक बहुत बड़ा प्रकरण सहकारी बैंक घोटाले का हुआ था। वो था पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें करीब 4,500 करोड़ रुपए का गबन घोटाला सामने आया था। इसके बाद से सहकारी बैंकों को लेकर चर्चा तेज हुई। हालांकि घोटाले पहले भी बहुत हुए, लेकिन वो घोटाले इतने कम अमाउंट के थे कि उनके ऊपर चर्चा नहीं की जाती थी। सहकारी बैंकों के 2 रेगुलेटर होते हैं। पहले तो एक सहकारी बैंक, एक सहकारी समिति बनाई जाती है, जिसको सहकारी बैंक का नाम दिया जाता है, और उसका पंजीयन सहकारिता विभाग करता है। हर प्रदेश का अपना सहकारिता विभाग करता है। उसके बाद उसको बैंकिंग लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, और यहीं से चालू होता है एक खेल। आम आदमी 0.50% या 1% मैक्सिमम अधिक ब्याज पाने के लालच से इन सहकारी बैंकों में अपनी मेहनत की जमा पूंजी को जमा करता है, और उसके बाद ये बैंक एक यूजुअल बैंकिंग इंडस्ट्री की तरह काम करते हुए उस जमा पूंजी पे लोन करती है, लोन के ऊपर ब्याज पाती है, ब्याज से अपने निवेशक को देती है और अपनी व्यवस्थाओं को करती है। इसके लिए लोगों को शेयर्स बांट करके फंड्स जमा किए जाते हैं, और ये सब चीज़ें यथोचित काम करें, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक एज ए रेगुलेटर इनको अपने कस्टडी में रखता है, अपनी मॉनिटरिंग में रखता है, इनके ऊपर पर्यवेक्षण रखता है। परंतु वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका है पिछले 10-15 सालों में, बल्कि 20 सालों की हम बात कर लें, तो भारतीय रिजर्व बैंक में भी अब भ्रष्टाचार अपने चरम पर प्रतीत होता है, खास करके सहकारी विभागों में। केवल उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों के अंदर 2200 करोड़ का फ्रॉड इन सहकारी बैंक, छोटे छोटे अमाउंट थे, कहीं 200 करोड़, कहीं 400 करोड़, कहीं 60 करोड़। इस वजह से ये राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय नहीं बनी। लेकिन आप सोचें, एक छोटा व्यक्ति जो किसी तरीके से कुछ पैसे जमा करता है और आधा % या 1% अधिक ब्याज के लालच में इन बैंकों में पैसा जमा करता है, और उसके बाद ये बैंकें घोटाला करके बंद हो जाती है। एक दिन रात में एकदम से एक सूचना आती है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फला सहकारी बैंक के लेन देन पर रोक लगाई गई। मजा देखिए, प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक इन सहकारी बैंकों में AFI यानी एनुअल फाइनेंस इंस्पेक्शन करती है। उस समय उसको ये घोटाले, ये अत्यधिक दिए गए लोन, NPA होता है, अमाउंट नहीं दिखता। और जब ये अमाउंट 40, 50, 60% हो जाता है, बैंक के पास कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नहीं बचती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक बजाय इन बैंक प्रबंधकों के ऊपर, बैंक की मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई करने के, उनसे रिकवरी करने के, पहला अध्यादेश क्या जारी करता है कि इसके शेयर धारकों को मिलने वाला लाभ रोक दिया जाए, इसके उपभोक्ताओं को जमा पैसा निकालने से वंचित कर दिया जाए, और इतना करके रिजर्व बैंक इतनी करके बंद हो जाता है। फिर इसके बाद चालू होता है सहकारिता का खेल। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश सहकारी विभाग भ्रष्टतम विभागों में से एक है। एक नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों ऐसे जिंदा मिसालें हैं जिसमें इन सहकारी अधिकारियों ने खुल करके पब्लिक को लुटवाया है, शासन को राजस्व की क्षति दी है, अपने निहित स्वार्थ के चलते। साथियों, आज आवश्यकता है कमजोर होते सहकारी आंदोलन को वापस बचाने के लिए इन भ्रष्टाचारियों के हाथ से इस व्यवस्था को निकालने की। मेरी आपकी चर्चा इसके ऊपर अनवरत जारी रहेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत करें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।